नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप सही बैंक स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं, बैंकिंग स्टॉक्स को कैसे ढूंढना है। ध्यान रखिएगा कि ये बैंकिंग स्टॉक्स को एनालाइज करने का ये वीडियो सेकंड पार्ट है, तो इस वीडियो को देखने से पहले अब जो वीडियो आपके स्क्रीन पर है उसे जरूर देख लीजिए। उस वीडियो में जो हमने रेशियोज जो पैरामीटर्स डिस्कस किए थे, इस वीडियो में उसके आगे के पैरामीटर्स डिस्कस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एचडीएफसी बैंक के साथ ही और जानते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स किसी भी बैंक को डिस्कस करने के। तो अब हम आ जाते हैं रेशियोज की तरफ, जहां एक बार में आपको सारे हाईलाइटेड रेशियोज दिख जाएंगे। इसमें हमने पिछली बार एनआईएम डिस्कस नहीं किया था। तो ये एनआईएम क्या होता है? एनआईएम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपए हैं जिस पे वो 5% का इंटरेस्ट देती है, यानी उस 100 रुपए पे बैंक को 5 रुपए जिससे उसने डिपॉजिट लिया जिस भी ग्राहक से उसको देने पड़े, और फिर उस 100 रुपए को बैंक 12% ब्याज पे आगे लोन दे देती है, यानी 105 रुपए उसको देने पड़े और उसको मिले 112 रुपए, क्योंकि 100 रुपए पे 12 रुपए का ब्याज मिला। तो अब 5 रुपए उसने इंटरेस्ट दिया और 12 रुपए लिया, यानी उसको इंटरेस्ट का टोटल बेनिफिट कितना हुआ? 7 रुपए का। इस 7 रुपए को कहते हैं स्प्रेड। स्प्रेड यानी फर्क, कितना इंटरेस्ट दिया और कितना इंटरेस्ट मिला, उसमें जो फर्क है उसको स्प्रेड बोलते हैं। लेकिन अभी ये एनआईएम नहीं है। अब सेकंड एग्जांपल, मान लीजिए ऐसे 5 लोग थे जिससे बैंक ने 100 रुपए लिए और उन सबको 5-5 रुपए का ब्याज दिया। लेकिन लोन बांटते समय जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो 500 रुपए थे, 100 रुपए जो 5 लोगों से आए, वो आगे लोन के रूप में चला जाए, और कुछ उस 500 रुपए में से बैंक को आरबीआई के पास जमा भी रखना पड़ता है। बैंक जितने पैसे ग्राहकों से लेता है वो पूरे के पूरे आगे बढ़ा नहीं सकता, तो कुछ उसको सेफ्टी के लिए भी रखना होता है, और दूसरा उसके पास 500 रुपए थे तो पूरे चले नहीं जाएंगे। तो एनआईएम आपको ये बताता है कि टोटल बैंक ने कितना इंटरेस्ट दिया। जैसे इस केस में मान लेते हैं कि 500 रुपए आए और उस पर 5% का ब्याज था, यानी 25 रुपए टोटल इंटरेस्ट बैंक ने अपने डिपॉजिटर्स को दिया, और उस 500 रुपए में से बैंक केवल 400 रुपए ही लोन के रूप में दे पाया। 100 रुपए या तो उसके गए नहीं या उसने आरबीआई के पास रिजर्व रखे थे। तो अब अगर 400 रुपए को वो 12% ब्याज के हिसाब से देगा, यानी उसे 48 रुपए 48 रुपीज इंटरेस्ट मिला। तो अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे निकलेगा? 25 रुपए जो उसने टोटल इंटरेस्ट लोगों को दिया, इसको आप माइनस करेंगे 48 रुपीज में से जो उसको टोटल इंटरेस्ट मिला, यानी बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम हुई 23 रुपए के आसपास। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन यही बताता है कि कितना परसेंट सारा इंटरेस्ट पे कर देने के बाद बैंक के पास कितना मार्जिन बचता है, यानी वो इंटरेस्ट के रूप में कितना परसेंट पैसा बचा पाता है। तो एचडीएफसी के केस में 4% एचडीएफसी एक्स्ट्रा बचा पाता है। जितने डिपॉजिटर्स हैं उन सबको पैसा लौटा देने के बाद, और जो लोन आगे नहीं गया वो सब इंक्लूड कर देने के बाद भी 4% एचडीएफसी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। इन जनरल हर 100 रुपए पे वो 4 रुपए कमाता है जो उसके पास डिपॉजिट के रूप में है। अब बात करते हैं आरओए यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स की। रिटर्न ऑन एसेट जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि एक बैंक के लिए एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है। तो बैंक के लिए एसेट क्या है? जो वो लोन्स आगे देता है, जो उसने लोन्स दिए हुए हैं, जो उसने पैसा बाजार में दिया हुआ है, वो उसके लिए एसेट है, क्योंकि उस पे उसकी कमाई होती है। और जो डिपॉजिट्स उसने लोगों से लिए हुए हैं, आपसे जो उसने करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स लिया हुआ है, वो बैंक के लिए डिपॉजिट है, क्योंकि वो उसे लोगों को वापस लौटाना है, वो उसने लोगों से उधार लिया हुआ है। तो डिपॉजिट्स लायबिलिटीज हैं, और जो एसेट है वो बैंक ने जो लोन्स दिए हुए हैं वो उसका एसेट है। तो अब कितना रिटर्न ऑन एसेट अच्छा है? अगर बैंक ने 100 रुपए बाजार में दिए हुए हैं तो उस पर कितना रिटर्न अच्छा है? ऐसा माना जाता है कि मिनिमम 1% तो बेंचमार्क है, उतना तो होना ही चाहिए। अगर 1% से कम आरओए है तो बैंक चलाने का ही क्या मतलब। और अगर कोई 2% के आसपास टच कर पाए, जैसे एचडीएफसी जो 1.83 के आसपास है, इसका आरओए बहुत ज्यादा अच्छा है। 2% के आसपास अगर कोई बैंक पहुंच पाए तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी बैंक को सिलेक्ट करने का। कोटक का देखते हैं 1.69%।
तो जो भी बैंक 2% के आसपास का आरओए ला पा रहा है, आप उसे बहुत अच्छा मान सकते हैं। तो बंधन बैंक का आरओए 3% से भी ज्यादा दिख रहा है, लगभग 4% के आसपास। ये बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन बंधन बैंक का बिजनेस बाकी बैंक्स के मुकाबले थोड़ा अलग है। इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसे आप एक एक्सेप्शन मान लीजिए। लेकिन इन जनरल किसी भी बैंक का अगर आरओए 2% के आसपास है तो आप उसे बहुत अच्छा मान सकते हैं। इसके अलावा अब डिस्कस करते हैं कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी इन नंबर्स के अलावा, क्योंकि नंबर्स आपको सब कुछ नहीं बताएंगे। अगर नंबर्स से इन्वेस्टिंग करी जा सकती थी तो मशीन्स और सॉफ्टवेयर सबसे अच्छे इन्वेस्टर्स होते। तो कुछ आपको क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी देखने हैं। जैसे एक आपको देखना है कि बैंक की जो लाइबिलिटी साइड है, यानी डिपॉजिट्स जो हैं वो ग्रैनुलर हो और वेल डाइवर्सिफाइड हो। इसका मतलब यह है कि अगर बैंक के पास 1000 रुपए हैं तो ऐसा ना हो कि केवल 2 उसके डिपॉजिटर्स हैं जिन्होंने 500 रुपए जमा कर दिए। ऐसा होना चाहिए कि अगर 1000 रुपए हैं तो बैंक के पास 100 क्लाइंट्स हों जिन्होंने 10-10 रुपए जमा किए हैं, ताकि अगर कोई 1-2 क्लाइंट विड्रॉ भी करें तो बैंक की स्टेबिलिटी को फर्क ना पड़े। इसलिए अच्छी लाइबिलिटी साइड वो होती है जो ग्रैनुलर और वेल डाइवर्सिफाइड हो, यानी बहुत सारे डिपॉजिटर्स से मिलके किसी बैंक की डिपॉजिट बेस बना हो। सिमिलरली बैंक ने जो लोन दिया है वो भी वेल डाइवर्सिफाइड अक्रॉस सेगमेंट्स होना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि सारा लोन एग्री को दे दिया, सारे किसानों को ही लोन दे दिया और बारिश अच्छी नहीं हुई तो बैंक के एनपीए बढ़ गए। या फिर ऐसा ना हो कि सारा ऑटो लोन ही दे दिया तो ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन आया तो बैंक को लोन बांटने में प्रॉब्लम आ गई। एक बैंक का जो लोन बुक है उसमें रिटेल, स्मॉल लोन्स, हाउसिंग लोन्स, ऑटो लोन्स, एग्री लोन्स, कॉर्पोरेट लोन्स, हर तरह के लोन्स होने चाहिए, जिससे किसी एक सेगमेंट में या एक सेक्टर में प्रॉब्लम आए तो बैंक की लोन बुक बहुत ज्यादा खराब ना हो जाए। तो ये डेटा कि बैंक की लाइबिलिटी फ्रेंचाइजी कैसी है और लोन फ्रेंचाइजी कैसी है, ये आपको कहां मिलेगा? ये आपको मिलेगा यहां डॉक्यूमेंट सेक्शन में। यहां पे जब आप कंपनी प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे तो बहुत सारे बैंक्स इस तरह की डिटेल अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देते हैं। जैसे देखते हैं एचडीएफसी ने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में क्या क्या दिया हुआ है। यहां इन्होंने पूरा ये क्या प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं एज अ बैंक उसकी डिटेल दी हुई है। अब ये है उनका बिजनेस मिक्स, जिसमें ये बता रहे हैं कि टोटल डिपॉजिट्स में से कितने रिटेल या बहुत छोटे डिपॉजिट्स हैं और कितने होलसेल या फिर बड़े डिपॉजिट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ज्यादातर इसमें जो डिपॉजिट्स हैं वो छोटे रिटेल डिपॉजिट्स हैं, यानी ग्रैनुलर और वेल डाइवर्सिफाइड डिपॉजिट्स हैं। एडवांसेस भी देखिए 50-50 मार्केट शेयर है। रिटेल लोन्स भी उतने ही दिए हुए हैं जितने होलसेल लोन्स दिए हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। और एक और, दोनों ही सेगमेंट से लगभग बराबर प्रॉफिट कमा रहा है एचडीएफसी। तो ऐसा नहीं है कि एक सेगमेंट को लोन तो बांट रहा है लेकिन वहां से प्रॉफिट नहीं आ रहा, प्रॉफिट भी दोनों सेगमेंट से आ रहा है इस बैंक को। अब इस पेज में ये बैंक बता रहा है कि डिपॉजिट्स किस तरह के हैं। टाइम डिपॉजिट्स यानी एफडी कितनी है, सेविंग्स अकाउंट कितने हैं और करंट अकाउंट कितने हैं। कासा रेशो क्या इंप्रूव हुआ है या बुरा हुआ है, उसमें कासा में भी करंट और बेटर होता है, इस पे आपको 0% इंटरेस्ट देना है, तो वो कितना है और सेविंग्स कितना है। एवरेज सेविंग बैलेंस पर अकाउंट, क्योंकि अकाउंट तो कई बैंक खोल देते हैं लेकिन एवरेज बैलेंस उस अकाउंट में कितना होता है। इस मामले में एचडीएफसी वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स है। लगभग 70-75 हजार रुपए का एवरेज बैलेंस पर अकाउंट का फिगर आ रहा है, जो बहुत अच्छा है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स आप देखिए कि कैसे बैंक जो इंटरेस्ट अपने कस्टमर्स को देता है वो कम हुआ है 2017 के मुकाबले, जब उनको 5.3% का एवरेज इंटरेस्ट देना पड़ता था, जो अब 5% के आसपास है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन मेंटेन हुआ है, जरा सा कम हुआ है लेकिन कुछ खास नहीं। तो बैंक अच्छे मार्जिन्स भी कमा रहा है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो बैंक की क्वालिटी के बारे में आपको जानने के लिए जरूरी है वो यहां आपको मिल जाती है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर किसी बैंक को जज करने का वो ये है कि डिपॉजिट से अनरिलेटेड इनकम या नॉन इंटरेस्ट इनकम बैंक कितना कमाता है। जैसे लॉकर फी से वो कितना कमा रहा है, क्रेडिट कार्ड की फी से कितना कमा रहा है, अदर जो बैंकिंग चार्जेस होते हैं, कोई और प्रोडक्ट, किसी का इंश्योरेंस बेच के, म्यूचुअल फंड बेच के, लाइफ इंश्योरेंस, ऑटो लोन बेच के, ये सारे अदर प्रोडक्ट्स जो बैंक बेचता है उसको बेच के बैंक कितना पैसा कमा रहा है। तो जैसे एचडीएफसी की टोटल रेवेन्यू में से डिपॉजिट से अनरिलेटेड इनकम या नॉन फंड रेवेन्यू है 27%। जो बैंक का कोर काम है लोन बांटना, डिपॉजिट लेना, उसको छोड़ के 27% पैसा वो इन सब चीजों से कमा रहा है, जिसमें से ज्यादातर है फी एंड कमीशन, कुछ डेरिवेटिव्स एंड अदर, जिसमें से 78% फी और कमीशन है वेरियस प्रोडक्ट्स को बेचने की या इशू करने की। उसके बाद यहां आपको दिखेगा कि बैंक के एनपीएस कैसे कम या ज्यादा हुए हैं।
तो पिछले 3 साल में HDFC ने अपने NPS मेंटेन करके रखे हैं। हाँ, ग्रॉस NPS थोड़े से बढ़े हैं। तो इस तरह की सारी ज़रूरी डिटेल्स जो आपको एक बैंक को अच्छे से जानने के लिए चाहिए, वो आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में मिल जाएगी। और हर बैंक की आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ticker.finology.in पर मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कितने क्रेडिट कार्ड और कितने डेबिट कार्ड इशू हुए हैं, और यहाँ से हमको ये भी पता चल रहा है कि क्रेडिट कार्ड में HDFC मार्केट लीडर है। इस तरह की बहुत सारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में मिल जाएगी। तो अब जानते हैं कि एक बैंक को आपको वैल्यू कैसे करना है, और यही आपका होमवर्क भी है। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा। 8-10 बड़े प्राइवेट बैंक्स की आप लिस्ट बनाइए एक एक्सेल शीट में। उसके बाद आप ये सारे कॉलम्स बनाइए। पहला कॉलम आप बनाइए पीबी रेशो का, सेकंड कॉलम कासा का, तीसरा ROE का, चौथा आप बनाइए ROA का, फिफ्थ NPA का, सिक्स्थ NIM का, सेवेंथ कैपिटल एडिक्वेसी का, एट्थ एडवांसेस ग्रोथ का। तो एक के नीचे एक आपने 8-10 बैंक लिख लिए। उसके बाद इन सब के लिए आप ये 8 कॉलम्स बनाइए। फिर आप इन 8 कॉलम्स में डालिए जो उस बैंक की फिगर है। जैसे HDFC का NPA दिख रहा है मुझे 0.39%, ये HDFC के बाजू में लिखिए NPA के कॉलम में, NIM लिखिए। ये सारी 8 फिगर्स उन 8-10 बैंक्स के लिए लिखिए। उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन से ऐसे 2-3 बैंक्स हैं जो ज़्यादातर पैरामीटर्स में, जिनका ROE भी सबसे अच्छा है, NPA भी सबसे अच्छा है, NIM भी सबसे अच्छा है। ऐसे 3-4 बैंक्स आपको अपने आप मिल जाएंगे। उसके बाद जब आपको ये 3-4 बैंक्स मिल गए जो लगभग हर पैरामीटर में, जिसमें ग्रोथ, एडवांसेस ग्रोथ भी अच्छी है, कैपिटल एडिक्वेसी भी अच्छी है, ऐसे मिल जाए, तो उन 3-4 बैंक्स के आप वैल्यूएशन को कंपेयर करिए। यानी इसको प्राइस टू बुक वैल्यू को आप कंपेयर करिए, और कंपेयर करिए उनका ROE और ROA। आप देखिए कि क्या कोई ऐसा बैंक है जो हर पैरामीटर पे बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी उसका प्राइस टू बुक रेशो बाकी बैंक से कम है, उसका ROE बाकियों से ज़्यादा है, उसका ROA बाकियों से ज़्यादा है, और बाकी सारे पैरामीटर्स में भी वो बाकियों से ज़्यादा है, लेकिन उसका PB रेशो बाकियों से कम है। अगर आपको कोई ऐसा बैंक मिलता है तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आपने एक अंडर वैल्यूड बैंक को ढूंढ लिया है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखिए, इन्वेस्टिंग इतनी आसान नहीं है। अगर आपको कोई बैंक बहुत ही अंडर वैल्यूड दिख रहा है तो 2-3 चीज़ें हो सकती है। आप उस बैंक के बारे में न्यूज़ में सर्च करिए, गूगल सर्च करिए कि HDFC बैंक अगर आपको लग रहा है कि अंडर वैल्यूड है तो जानने की कोशिश करिए कि कहीं आप कुछ मिस तो नहीं कर रहे। तो देखिए HDFC बैंक NPA प्रॉब्लम्स, HDFC बैंक प्रोविजंस, ऐसे करके सर्च करिए नेगेटिव चीज़ें HDFC बैंक के बारे में, जिससे हो सकता है आपको कोई ऐसी चीज़ पता चल जाए जो आपको इन नंबर्स में नहीं दिख रही, लेकिन वो एक नेगेटिव फैक्टर है जिसके कारण उस बैंक को अंडर वैल्यूड माना जा रहा है। ऑल्सो आपको ये भी देखना है, टिकर हो या कोई भी और वेबसाइट हो, उसमें ज़्यादातर डेटा जो आपको दिख रहा है वो 2019 की बैलेंस शीट जो जुलाई अगस्त में आई होगी उस डेटा का दिख रहा है। और हो सकता है पिछले 6-8 महीनों में जो आपको डेटा दिख रहा है उसमें बहुत चेंज आ गया हो, या वो बैंक अब काफ़ी बदल गया हो जिस कारण काफ़ी गिर गया हो। जैसा हमने येस बैंक में देखा कि साल भर में उस बैंक में सब कुछ ही बदल गया। जैसा हमने इंडसइंड बैंक में देखा कि वो 1/4 हो गया है, लगभग 70-75% गिर चुका है क्योंकि काफ़ी एसेट प्रॉब्लम्स आई है उस बैंक में। तो एक बार जब आप इस कैलकुलेशन को जो मैंने बताया उसे देख लें और आपको कोई लगे कि कोई बैंक अंडर वैल्यूड है, तो फिर न्यूज़ देखिए पिछले 3 महीने, पिछले 4-6 महीनों में क्या हुआ है उस बैंक में, क्या कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ है। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ भी नेगेटिव नहीं हुआ है तो मतलब आप अच्छी रिसर्च करना सीख रहे हैं। उसके बाद काम यहाँ भी ख़त्म नहीं होता है, आपको देखना है कि कोई मैनेजमेंट में चेंजेस तो नहीं आए हैं, बैंक का चेयरमैन तो नहीं बदल गया, शेयर होल्डिंग तो नहीं बदल गई, कुछ ऐसा नेगेटिव जो आप मिस कर रहे हो, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। तो इस तरीके से पिक किया जाता है बैंक्स को। अभी भी ये पूरी तरह से थॉरो वीडियो नहीं है। हम जब बैलेंस शीट को इन डिटेल एनालाइज करना सीखेंगे और कुछ और एस्पेक्ट्स बचे हैं जिन्हें हम इन डिटेल्ड आगे के वीडियोस में सीखेंगे, उसके बाद आप मान सकेंगे कि आपने बैंक को एनालाइज करना पूरी तरीके से सीख लिया है। लेकिन आज आपने इतना ज़रूर सीख लिया है कि आप अपनी रिसर्च को शुरू कर सके, और मैं उम्मीद करता हूं कि टिकर बाय फिनोलॉजी इसमें पूरी आपकी मदद कर पाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इसका पिछला वाला पार्ट भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें कि वो बैंक्स को एनालाइज करना सीख सकें। मैं लाता रहूँगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस, और इस सीरीज़ को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ. बाय बाय.